हेलो स्टूडेंट्स, राइजिंग स्टार शैलेश क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं शैलेश राय, अध्यापक विपिन बिहारी इंटर कॉलेज झांसी। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी विषय का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है हिंदी भाषा का विकास। यह टॉपिक न केवल यूपी बोर्ड वरन पूरे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है और अक्सर हर प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आए बच्चों, हम एक एक करके उस पूरे विकासक्रम को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये हमने आपके सामने 4 PDF जो बनाया है हिंदी भाषा के विकास के क्रम में, वो ये आपके सामने है। और हम देख सकते हैं कि अंत में ये जो पूरे भारतीय भाषा का विकास क्रम है उसके काल अवधि के अनुसार भी हमने यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। तो आए हम एक एक करके इस पूरे विकासक्रम को समझने का प्रयास करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा के विकास में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है या महत्वपूर्ण शब्द है जिसे हम देख सकते हैं, भाषा। क्या है? भाषा। अगर हम ये कहें कि भाषा क्या है, क्योंकि हिंदी भाषा का विकास अगर है तो हम ये जानना अनिवार्य है कि आखिर भाषा होता क्या है। तो भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम है, या हम यूँ कह सकते हैं कि जब हम अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं, जिस माध्यम से उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, ये बात तो हमने समझ ली। अब हम देखें हिंदी भाषा का विकास क्रम। तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उस बात को हमें समझना अनिवार्य है कि हमारे यहाँ जितनी भी भाषाएं हैं भारत में, अधिकांश भाषाएं, सभी भाषाएं तो नहीं, लेकिन अधिकांश जितनी भाषाएं हैं, सारी भाषाओं की जननी संस्कृत है। कौन सी भाषा है? तो संस्कृत है। यानी हमारे यहाँ जितनी भी भाषाएं हैं उन सारी भाषाओं का जन्म संस्कृत से हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि हमारी सारी भाषाओं की जननी संस्कृत है। ये हमने स्पष्ट जान लिया। कहने का अर्थ ये कि आज हम जिस खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करते हैं, जो कि संस्कृत से होते हुए आई है, उस भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ है। और हम देख सकते हैं, यहाँ हमने जो पहला स्लाइड्स दिया है उसमें हम देख सकते हैं कि ये जो संस्कृत है उसके 2 रूप हुए, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। ये दोनों संस्कृत के ही रूप थे। यानी हिंदी जो खड़ी बोली हिंदी का विकास क्रम है, जिसकी शुरुआत संस्कृत से होती है, तो पहले रूप को हमने यहाँ वैदिक संस्कृत कहा और दूसरे रूप को हमने लौकिक संस्कृत कहा। हम आगे एक एक करके इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर वैदिक संस्कृत क्या था, लौकिक संस्कृत क्या था, और इसमें कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए, या वैदिक संस्कृत की कौन सी ऐसी कठिनाइयाँ थी जिनके कारण लौकिक संस्कृत का उद्भव हुआ या इसका जन्म हुआ, या फिर लौकिक संस्कृत के ऐसे कौन से पराभव के कारण थे जिसके कारण पाली भाषा का जन्म हुआ। तो हम आगे देख सकते हैं कि वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, इसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश और बाद में ये खड़ी बोली हिंदी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हिंदी भाषा का ये विकास क्रम है जो वैदिक संस्कृत से होते हुए हिंदी तक आई। हम आए बेटा एक एक करके अब इन पूरे बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले जिस टॉपिक को या जिस भाषा के विकास क्रम को समझने का प्रयास करेंगे, जहाँ से हिंदी भाषा की शुरुआत हुई है, और वो है वैदिक संस्कृत। वो क्या है? वैदिक संस्कृत। तो बच्चों, वैदिक संस्कृत नाम से स्पष्ट है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें कि ये क्या है? वैदिक। वैदिक जो शब्द है मूल रूप से वेद से निकला हुआ है। वेद का ही विशेषण रूप होता है वैदिक। यानी कहने का अर्थ ये कि जो वेदों की रचनाएं जिस भाषा में हुई या जिससे हुई, या ये कह सकते हैं कि जैसा कि मैंने लिखा भी यहाँ कि देवताओं की उपासना करने वाले यज्ञपरायण आर्य उनकी प्रशंसा में सूक्तों की रचना करते थे। या ये कह सकते हैं कि जो संपूर्ण वैदिक साहित्य है मुख्य रूप से इसी भाषा में लिखा गया, जिसे हमने वैदिक संस्कृत कहा। तो ये हमने देखा कि कैसे जो वैदिक संस्कृत है, जो पहली भारतीय भाषा थी जहाँ से हमारी खड़ी बोली हिंदी की शुरुआत हुई,
तो वैदिक संस्कृत में हमने देखा कि देवताओं की उपासना करने वाले जो यज्ञपरायण आर्य थे, उनकी प्रशंसा में जो सूक्तों की रचना करते थे उसे ही वैदिक संस्कृत कहा गया। और हम आगे देख सकते हैं कि ये जो संपूर्ण वैदिक साहित्य है वो मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त है, या 3 भागों में ये बटा हुआ है। और वो कौन कौन से भाग हैं इसे हम देख सकते हैं। वो भाग थे संहिता, ब्राह्मण एवं उपनिषद। तो ये 3 भाग थे जिन भागों में संपूर्ण वैदिक साहित्य जो है बटे हुए थे। ठीक है। सवाल ये है कि अगर वैदिक संस्कृत अच्छा था तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां होंगी, और कमियां होंगी तभी दूसरे भाषा का जन्म हुआ या दूसरे भाषाओं के रूप में इसका परिवर्तन हुआ। तो हम देख सकते हैं कि ये जो वैदिक संस्कृत में जो रचनाएं आई, चाहे वो संहिता हो, ब्राह्मण हो या उपनिषद हो, वो काफ़ी क्लिष्ट होते थे। क्लिष्ट यानी काफ़ी कठिन होते थे, और इतने कठिन होते थे कि वो भाषा जो है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो भाषा थी वैदिक संस्कृत की भाषा, वो इतनी क्लिष्ट थी, इतनी कठिन थी कि वो आम जनमानस से दूर होती गई। क्या हमने देखा कि इनकी क्लिष्टता या कठिनता और दूरता के कारण यह भाषा जनमानस से दूर होती गई। स्पष्ट है इस भाषा का पराभव शुरू हो गया। यानी वैदिक जो संस्कृत है उसमें कमियां आईं, और कमियों का कारण था कि उस भाषा में आम जनमानस से दूर होती गई, क्योंकि वो काफ़ी कठिन थी और काफ़ी मुश्किल भाषा थी। इस कारण से वो आम जनमानस से दूर होती गई, इस कारण से इसका प्रभाव हुआ। और फिर उसी संस्कृत का एक दूसरा रूप आया जिसका नाम हुआ लौकिक संस्कृत। क्या नाम हुआ? लौकिक संस्कृत। नाम से स्पष्ट है, लौकिक शब्द हम देख सकते हैं। लौकिक शब्द जो है लोक शब्द से आया है, यानी आम जनता से आया है। ये इसमें यह देखा गया कि ये जो भाषा थी, यद्यपि ये भी संस्कृत की भाषा थी, लेकिन ये भाषा आम जनता की ओर अग्रसर थी, या आम जनमानस को समझने वाली थी। और कहीं ना कहीं ये जो भाषा थी इसमें क्लिष्टता और दूरता की कमी पाई गई, ये आम जनता के नज़दीक हुई। इस कारण इस लौकिक संस्कृत भाषा का उद्भव हुआ और ये भाषा चली। इस भाषा के बारे में कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि पाणिनि द्वारा जो अष्टाध्यायी लिखा गया था वो इसी लौकिक साहित्य में, लौकिक संस्कृत में लिखा गया था। ठीक है बच्चों, इसमें एक दो और महत्वपूर्ण बातें हैं लौकिक साहित्य के, लौकिक संस्कृत के संदर्भ में। पहली महत्वपूर्ण बात कि इसने संस्कृत भाषा के रूप को स्थिर किया, क्योंकि हमने देखा और इसकी पहले चर्चा भी की कि संस्कृत भाषा का जो रूप था वो काफ़ी क्लिष्ट था, स्थिर नहीं था। लेकिन लौकिक संस्कृत तक आते आते ये भाषा हमारी क्या हो गई? स्थिर हो गई। और एक और महत्वपूर्ण बात कि अष्टाध्यायी में जो कि पाणिनि ने लिखी थी, अष्टाध्यायी की भाषा को पाणिनि ने लोक भाषा की संज्ञा दी है। इन्होंने क्यों लोक भाषा कहा? क्योंकि इनका मानना था कि ये भाषा आम जनता तक पहुंच गई, या इनकी पहुंच आम जनता तक है। ठीक है, अब आएंगे आगे देखें। हमने अभी तक ये देखा कि कैसे वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद जो अगली भाषा के रूप में परिवर्तित हुई, और वो भाषा थी पाली। ये भाषा थी पाली। मूल रूप से जो पाली भाषा है ये मध्यकालीन आर्य भाषा है। हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे ये जो भाषा है, हिंदी भाषा, जो भाषा का विकास क्रम हुआ, वो मूल रूप से इसे आर्य भाषा भी कहते हैं। और भारतीय आर्य भाषा को 3 रूपों में बांटा गया था। प्राचीन आर्य भाषा, हम आगे देख सकते हैं यहाँ क्या क्या बांटा गया था। प्राचीन आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन, है ना, मध्यकालीन, और तीसरा आधुनिक। ये 3 भाषाओं में इसका विभाजन हुआ था, ये हम देख सकते हैं। यानी प्राचीन, दूसरा हम देख सकते हैं, दूसरा मध्यकालीन, और तीसरा आधुनिक। हम आगे चर्चा करेंगे और बताएंगे। पाली जो भाषा थी वो मध्यकालीन भाषा थी। तो जो पाली भाषा थी उसके बारे में मूल रूप से कहा जाता है कि इसमें जितने भी बौद्ध ग्रंथ थे वो सारे बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे। और हम कह सकते हैं कि अशोक की जो शिलालेख थे, बौद्धों की जो 2 शाखाएं थी, हीनयान महायान, उसमें हीनयान शाखा की जो त्रिपिटक महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो लिखे गए। महावंश और जातक आदि ये जो पूरी रचनाएं थी वो पूरी रचनाएं पाली भाषा में लिखी गई थी। तो स्पष्ट है ये मध्यकालीन भाषा थी, मध्यकालीन आर्य भाषा थी, और ये लौकिक संस्कृत भाषा के बाद आई थी। ठीक है, आगे बढ़ें।
अगली जो भाषा है जो प्राकृत के बाद, ये भी मध्यकालीन के अंतर्गत ही आती है, और ये जो भाषा है हम देख सकते हैं ये है प्राकृत। कौन सी भाषा है? प्राकृत। ठीक है। अगर प्राकृत को हम संधि विच्छेद करें और शाब्दिक अर्थ देखने का प्रयास करें तो प्राक्धनकृत अर्थात संस्कृत से पहले की भाषा। कुछ विद्वानों की सोच थी कि ये जो प्राकृत भाषा है वो संस्कृत से पहले की भाषा है, ये लेकिन ये कुछ विद्वानों की सोच थी। ऐसा कोई साक्ष्य हमें इतिहास में या साहित्य में नहीं मिलता है, लेकिन कुछ विद्वानों की ऐसी सोच थी। आगे बढ़े। आगे हम देख सकते हैं कि प्राकृत की उत्पत्ति वेद और संस्कृतकालीन जनभाषा के विकसित रूप है। क्या है? प्राकृत की जो उत्पत्ति है वेद और संस्कृतकालीन जो जनभाषा है उनके विकसित रूप हैं। और इस प्राकृत भाषा की जो सबसे महत्वपूर्ण रचना थी वो हेमचंद की थी, और उस रचना का नाम था चूलिका वैशाली। इसमें चूलिका वैशाली का वर्णन है। तो ये रचना प्राकृत भाषा में लिखी गई थी, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। अब आगे आए देखें जो सबसे महत्वपूर्ण मध्यकालीन भाषा है जिसका नाम है अपभ्रंश। क्या नाम है? अपभ्रंश। ये काफ़ी महत्वपूर्ण भाषा है क्योंकि इसी अपभ्रंश से खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ और वो विकसित हुई। और कई बार हम ये भी कहते हैं कि खड़ी बोली हिंदी का ये बिगड़ा रूप है। क्या कहते हैं? कि खड़ी बोली हिंदी का ये बिगड़ा हुआ रूप है। ठीक है। खड़ी बोली हिंदी का ये अपभ्रंश बिगड़ा हुआ रूप है, और नाम से स्पष्ट है अपभ्रंश का अर्थ ही होता है बिगड़ा हुआ या भ्रष्ट या गिरा हुआ। अन्य नाम भी आते हैं हमारे साहित्य में, जैसे अन्य नाम में हम अवहट की चर्चा करते हैं या अपभ्रष्ट, ये दो नाम भी आते हैं। ये तीनों एक ही हैं। कई जगह हमें पुस्तकों में अपभ्रंश मिलते हैं, कई जगह अवहट मिलते हैं, कई जगह अपभ्रष्ट मिलते हैं, लेकिन अमूमन जो सबसे प्रचलित भाषा है वो है अपभ्रंश। ठीक है। आगे बढ़ें। अपभ्रंश के बारे में जो 2-3 महत्वपूर्ण और बातें हैं उसकी चर्चा हम लोग कर लें कि अपभ्रंश शब्द का सबसे प्राचीनतम जो प्रयोग हुआ था वो व्याड़ी तथा पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। कहाँ मिलता है? अपभ्रंश शब्द का जो प्राचीनतम यानी सबसे पहले जो प्रयोग हुआ वो व्याड़ी तथा पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। और हम सभी जानते हैं कि जब हिंदी साहित्य का इतिहास जहाँ से आरंभ होता है यानी आदिकाल से, और उसकी जो भाषा थी वो भाषा थी अपभ्रंश। ये जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ इसकी चर्चा करेंगे, तो हम देख सकते हैं कि आदिकाल की जो भाषा थी वो थी अपभ्रंश। ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे ऊपर से हमने देखा कि कैसे जो हिंदी भाषा का विकास है वो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, वैदिक संस्कृत देखा हमने, है ना, लौकिक संस्कृत देखा और पाली, फिर हमने प्राकृत देखा और फिर अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद मैंने इसके पूर्व भी चर्चा की कि अपभ्रंश के बाद खड़ी बोली हिंदी, जिस भाषा का प्रयोग हम लोग आज करते हैं, तो खड़ी बोली हिंदी का ही बिगड़ा रूप अपभ्रंश था। आज जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं वो खड़ी बोली हिंदी है। तो हम देख सकते हैं कि वर्तमान में हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जिस हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम खड़ी बोली हिंदी कहते हैं। यानी आज हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो खड़ी बोली हिंदी है, और अपभ्रंश इसका बिगड़ा हुआ रूप था जिसके परिवर्तित होकर ये खड़ी बोली हिंदी के रूप में परिवर्तित हुआ, जो आज पूरे विश्व में प्रचलित है। आगे देख सकते हैं कि ये जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली हिंदी का वह रूप है जिसमें संस्कृत के शब्दों की बहुलता करके वर्तमान हिंदी भाषा की सृष्टि हुई। एक महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें ध्यान रखना है कि खड़ी बोली आज बोली जाती है हिंदी का वो रूप है जिसमें संस्कृत के शब्दों की अधिकता थी और उसे वर्तमान हिंदी भाषा में के रूप में उसकी सर्जना हुई। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है इसमें वो ये कि इसमें जो अरबी और फारसी शब्दों की अधिकता हुई उसको करके वर्तमान में उर्दू भाषा की सृष्टि हुई या उर्दू भाषा का उद्भव हुआ। यानी हम ये कह सकते हैं कि आज जिस उर्दू भाषा का प्रयोग हम करते हैं वो इसी खड़ी बोली हिंदी के अरबी और फारसी शब्दों से की अधिकता के कारण हुआ है। ठीक है बच्चों,
तो हमने अभी देखा कि कैसे ये हिंदी भाषा का जो विकास है वो कैसे वैदिक संस्कृत से होते हुए खड़ी बोली हिंदी तक पहुंचा है। अगले वीडियो में हम आपको ये खड़ी बोली हिंदी पे एक पूरा एक वीडियो बनाएंगे और उसके विकास क्रम को हम समझेंगे। फिलहाल एक और महत्वपूर्ण बात जिसकी चर्चा करना अनिवार्य है और वो ये कि पूरा ये जो हिंदी भाषा का विकास क्रम है, जिसे हमने देखा कि वैदिक संस्कृत से होते हुए कैसे ये खड़ी बोली हिंदी तक पहुंची है। मैंने आरंभ में कहा कि ये भारतीय आर्य भाषा भी कहा जाता है और भारतीय आर्य भाषा में ये 3 रूपों में विभक्त है। इसकी चर्चा मैंने बीच में की भी थी, तो उसको हम देख सकते हैं कौन कौन से 3 जो कहे गए। वो पहला हम देख सकते हैं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका प्रयोग काल 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व तक है और जिसमें जो हमने क्या पढ़ा था, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो भाषा का विकास क्रम है जिसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत है वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे हमने चर्चा भी की थी कि जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है जो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है, जिसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये जो 3 भाषाओं का जो विकास क्रम है वो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आता है। और अंतिम जिसकी चर्चा मैंने की और वो ये कि ये जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है जिसमें खड़ी बोली हिंदी भाषा का क्रम आता है और जिसको विस्तार से हम अगले वीडियो में हम देखेंगे और ज़रूर उस वीडियो को आप लोग देखेंगे। तुरंत ही शीघ्र ही मैं इस वीडियो को बनाऊंगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है और हम देख सकते हैं कि कैसे आज हमने हिंदी भाषा का विकास क्रम देखा। मुझे विश्वास है कि आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।